साल 1979 तक चाइना बहुत ही पुअर कंट्री था, लेकिन आज दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिनका जीडीपी हर साल 10% से बढ़ रहा है। चाइना ने अब तक 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, जो रेफरेंस के लिए पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 3 गुना होता है। चाइना परचेसिंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी में नंबर 1 पर है। परचेसिंग पावर पैरिटी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम इंडिया में कोई सॉफ्ट ड्रिंक बाय करते हैं जिसकी प्राइस 10 रुपीज है, वो सेम ड्रिंक अगर हम चाइना में बाय करेंगे तो शायद वो 15 रुपीज की हो सकती है। इन दोनों का डिफरेंस होता है। इसको स्टडी करने के लिए परचेसिंग पावर पैरिटी को यूज किया जाता है। किसी भी कंट्री की परचेसिंग पावर पैरिटी जितनी ही कम होती है, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग भी उतनी ही ऊपर होती है। और कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो अपनी कार्स चाइना में मैन्युफैक्चर कर रही है। जनरल मोटर्स, फोर्ड, टेस्ला, वॉक्सवैगन, BMW और मर्सिडीज बेंज। चाइना ने फर्स्ट टाइम 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इंडिया ने 34 इयर्स के बाद यानी कि 1998 में फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर टेस्ट किया था और न्यूक्लियर स्टेट बना था। चाइना की आर्मी वर्ल्ड की 3rd मोस्ट पावरफुल आर्मी है और इंडिया 4th नंबर पे है, चाइना के जस्ट बाद। इस पावर इंडेक्स को देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में 0.0317 का डिफरेंस है। ये पावर इंडेक्स जितना ही कम होता है, उतनी ही उस कंट्री की आर्मी पावरफुल होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना की आर्मी इंडिया से कितनी पावरफुल है। पर चाइना पहले से ही ऐसा नहीं था। एक टाइम पे चाइना की हालत भी बहुत ही खराब थी, पर आखिर इतने कम सालों में चाइना इतना सब कुछ कैसे अचीव कर पाया। साल 1949 में इंडिया के इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद चाइना की सिविल वॉर खत्म होते ही चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है। उस टाइम पे चाइना की हालत जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिया की थी वैसी ही थी। सिविल वॉर के कारण कई सारी फैक्ट्री टूट चुकी थी। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी बहुत खराब हालत थी और एग्रीकल्चर की बात ही मत करो। सिविल वॉर में चाइना की कई सारी फैक्ट्रीज पे बॉम्ब भी गिराए गए थे। उस टाइम पे कंट्री में भारी इन्फ्लेशन चल रहा था। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी स्ट्रेटेजीज यूज की, तब जाके इस इन्फ्लेशन पर कंट्रोल लाया गया, जिसकी वजह से 1950 से 1970 तक प्राइसेस बहुत ही कम बढ़ी। अब आप ही सोचिए, अगर आपको देश का जीडीपी बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे। जो गुड्स के प्रोड्यूसर्स होते हैं वो जितनी अपने गुड्स को सेल करेंगे उतना ही जीडीपी बढ़ेगा। तो चाइना की गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया कि उन्होंने ऐसे लोकल प्रोड्यूसर्स से गुड्स को बाय करना शुरू किया, रूरल एरिया में बेचना शुरू किया। उसके बाद चाइना ने बैंक का सेंट्रलाइजेशन किया, जिसमें सिर्फ एक ही बैंक था, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो पूरे देश के मनी को कंट्रोल करता था। इस सेंट्रलाइजेशन स्ट्रेटेजी में चाइना ने अपनी जो इंडस्ट्री थी उसका भी सेंट्रलाइजेशन शुरू किया, जिसमें कई सारी जो प्राइवेट कंपनीज थी उनको नेशनलाइज कर दिया, जो अब डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। और मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 80 करोड़ लोगों को चाइना ने पॉवर्टी से बाहर निकाला है। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन स्ट्रेटेजी थी वो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उसमें वर्कर्स को गारंटी दी गई कि उनको सैलरी मिलती रहेगी और उनको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। चाइना ने लैंड रिफॉर्म भी किया। जिन लोगों के पास खुद की जमीन नहीं थी उनको गवर्नमेंट ने जमीन दी, जिससे लोगों में इनकम की इक्वालिटी भी बढ़ी और जिसका डायरेक्ट असर हुआ जीडीपी पर कैपिटा में। इस लैंड रिफॉर्म के बाद चाइना ने एक और स्ट्रेटेजी अपनाई, कलेक्टिव फार्मिंग, जिसमें 38% लैंड थी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी, जिसमें गवर्नमेंट अपनी जरूरियात के अनुसार प्लांटेशन करती थी और बाकी की जमीन ओनर अपने तरह से फार्मिंग करता था। और उसमें जो भी फसल बनती थी वो सब गवर्नमेंट बाय कर लेती थी, जिससे एक तरह से फार्मर को गारंटी मिल जाती थी कि उनके गुड्स बिक ही जाएंगे। तो अब एग्रीकल्चर भी अच्छा चल रहा था। पर किसी भी कंट्री को सच में इकोनॉमिक पावर हाउस बनना है तो उसकी इंडस्ट्री बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए। तो चाइना ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने कई सारी टेक्नोलॉजीज थी जिसको सोवियत यूनियन से इंपोर्ट किया और कई सारे टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और साइंटिस्टों को चाइना लाया गया, जिससे एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार की जाए। ऐसे करके इंडस्ट्री में जब 60 लाख लोग काम करते थे वो बढ़कर 1 करोड़ हो गए और गवर्नमेंट जो थी वो परमानेंट जॉब भी दे रही थी, तो लोगों को ये काफी सिक्योर जॉब लग रही थी। पर 1958 से 1961 के बीच में कई सारे चेंजेस किए गए। टाइम पे पता चला कि एग्रीकल्चर और जो हैवी इंडस्ट्री थी उनके बीच में अर्निंग्स के मामले में काफी डिफरेंस चल रहा था। ये जो प्रॉब्लम थी वो आज इंडिया में भी देखी जा रही है, जिसमें अर्बन और रूरल एरियाज के लोगों में अर्निंग में काफी डिफरेंस होता है। और कई सारे वुमेन्स राइट्स भी दिए गए, जिसमें वुमेन्स को इंडस्ट्री में काम करने के लिए इंकरेज किया गया, जिससे जेंडर इक्वालिटी भी बढ़ी। एक इकोनॉमिस्ट थे थॉमस राउस्की, वो कहते हैं कि 1957 में चाइना खुद के ट्रैक्टर्स, पावर प्लांट्स भी मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा था, वो आज अर्थ सैटेलाइट्स, कंप्यूटर्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। 1979 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के टाइम पे चाइना ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, जिससे कई सारी फॉरेन कंपनीज थी उन्होंने डायरेक्ट चाइना में इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली। इसके साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए गए। ये ऐसी जगहें थी
जहाँ पे टैक्स काफ़ी कम लगता था और टैक्स हॉलीडेज भी मिलती थी। और ये स्ट्रेटेजी आज इंडिया ने भी अपनाई है, जैसे कि गिफ्ट सिटी। तो हमें यहाँ से चाइना से क्या सीखना चाहिए और इंडिया में किन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करना चाहिए कि इंडिया की ग्रोथ भी चाइना की तरह ही हो सके, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।